ऑलराइट, तो कल हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। रिलेटिव प्रोनाउन में ह्यूमंस वाला पढ़ लिया था, हु एज सब्जेक्टिव केस, whom ऑब्जेक्टिव केस और whose पजेसिव केस में। आज दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे which। which एज अ रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारे यूज हैं। देखें, मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस डिपेंड अपॉन द एंटीसीडेंट। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कब आएगा, ये डिपेंड करता है उसके एंटीसीडेंट पर। अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन था तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु सब्जेक्टिव केस में लगा दिया, whom ऑब्जेक्टिव केस में और whose पजेसिव केस में। फिर बताया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पर। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी, एंटीसीडेंट सिंगुलर है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर मैंने ये बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं जिस वर्ड के बाद वो यूज हुए होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन चेंज करने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। अब देखिए, अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन था तब तो हमने हु का यूज कर दिया सिंगुलर केस में। अब अगर क्वेश्चन ये भी तो आता है, अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन हो या फिर छोटी चीजें हो तो उसके लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो उस केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं which। अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन है तो उस केस में आप which को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट which is lost forever। the moment which is lost forever। अब आप देखिए, दो बार is lost लिखा हुआ है। मोमेंट क्या है, नॉन ह्यूमन है तो उस केस पे हम, और एंटीसीडेंट है सिंगुलर है तो इस केस में हमने क्या यूज किया, which। ये नॉन ह्यूमन एंटीसीडेंट है। अब देखिए, इसके लिए विच यूज किया है, यहां पर विच जो है एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। अब आप देखें, दो वर्ब हैं, एक वर्ब ये है इज लॉस्ट और एक वर्ब ये है इज लॉस्ट। तो दो सब्जेक्ट होना भी जरूरी है। जब दो वर्ब है दो सब्जेक्ट होना जरूरी है। सो द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर विच इज लॉस्ट। अभी देखो, एक ये जो है इज लॉस्ट है, ये द मोमेंट के लिए आ गया, और विच इज लॉस्ट, विच सब्जेक्ट हो गया तो विच एक सब्जेक्ट हो गया तो इसकी एक वर्ब आ गई। इज लॉस्ट देख के दो बार कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि जब एक सब्जेक्ट द मोमेंट हो गया और दूसरा विच हो गया। सो द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। हियर द एंटीसीडेंट इज सिंगुलर नॉन ह्यूमन, सो वी हैव यूज्ड विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर यही एंटीसीडेंट ह्यूमन होता और सिंगुलर होता, सब्जेक्टिव केस में हम उसका हु का यूज कर देते। ठीक है, अब आप एक देखो, द फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन। आगे मैंने ऐड नहीं किया, इसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, विच, दैट, हु, whom। look at here, the flowers grow in the garden। आगे सेंटेंस कुछ भी ऐड कर देना, उससे नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। अब देखिए, फ्लावर्स क्या है, नॉन ह्यूमन एंटीसीडेंट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो क्या आएगा विच, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, ग्रो। V1 फॉर्म जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। सो द फ्लावर्स विच ग्रो इन द गार्डन, आप कुछ भी आप उसमें ऐड कर लेना, आर ब्लॉसमिंग या आर स्मेलिंग गुड। ठीक है, अब आप एक देखिए, फिर नाउन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके केस में हम एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल में बताया आर्म्स, चेयर, बुक्स, पेज, ये गलत है क्योंकि एपिस्ट्रॉफी तो सिर्फ ह्यूमन के केसेस में लगाया जाता है। आफ्टर ऑल जो पोजेशन होता है वो ह्यूमन्स ही शो कर सकते हैं, नॉन ह्यूमन्स तो नहीं कर सकते। अब अगर
नॉन ह्यूमन के केस में पोजेशन आ जाता था, तब मैंने बताया था कि उसमें ऑफ लगा के कर दिया करते थे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप देखने ज़रा। द बुक विच यू बाउट इज हेल्पफुल। आप सबसे पहले पार्सिंग देखो, ये मैं बताता हूँ पार्सिंग क्या करते हैं। पार्सिंग मीन्स एक सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच में क्लासिफाई कर देने को पार्सिंग कहते हैं। ठीक है, द बुक नाउन है, ये एक नाउन हो गया। विच यू बाउट इज हेल्पफुल, अब आप देखो एक ये वर्ब आ गई और एक ये वर्ब आ गई, एक नाउन है। और मैंने बताया था आपको नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यही 3 रामबाण बताई थी। अब देखो द बुक एक नाउन हो गया, विच यू बाउट, अभी आता है यू क्या है यहाँ पर। यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस भी और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यू योर पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा और योर्स पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब विच यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है और यहां पर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। सो द बुक विच यू बाउट इज हेल्पफुल, 2 सब्जेक्ट, द बुक इज हेल्पफुल, पहला द बुक इज हेल्पफुल, ये इज द बुक के लिए आया है। विच यू बाउट, विच यू बाउट। ठीक है, यहां पर यू जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है ना, एज ए सब्जेक्टिव केस वाला, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं, तो यहां पर यू एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, सो द बुक विच यू बाउट इज हेल्पफुल। ये वाला देख लो, एक और, अभी तो मैं कुत्ते ने तो मेरे नहीं काटा। दिस इज द डॉग बिट मी। देखो यहां पर whom, which, दिस इज द डॉग बिट मी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब द डॉग क्या है, एक नॉन ह्यूमन रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉन ह्यूमन नाउन है, और जब एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन होता है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, विच का। तो दिस इज द डॉग विच बिट मी। ठीक है, अब आप देखो यहां पर विट वर्ब है और ये दिस सब्जेक्ट हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, तो इसके लिए एक वर्ब ये आ गई और ये यहां पर विच वर्किंग एज अ सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, बिट मी हो गया। ठीक है, तो दिस इज द डॉग विच बिट मी। हालांकि देखो ये लिविंग है लेकिन नॉन ह्यूमन है, तो नॉन ह्यूमन वाले केस में हम किसका यूज करते हैं, विच का, विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। इतना हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, वो ये कि केबीसी अगर लोगों ने देखा होगा तो उसमें तो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड या क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड। तो उस केस में तो प्लेयर्स तो नॉन ह्यूमन है और फिर हमने विच का क्यों यूज कर दिया, हु का यूज करना चाहिए था, है नहीं, लेकिन उसमें तो विच आते। केबीसी में तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं,
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चॉइस वाला केस है तो चाहे ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमन हो, उस केस में आपको विच एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। चॉइस के केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ एंटीसीडेंट, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंटीसीडेंट, यूज विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर चॉइस हो, फिर चाहे ह्यूमंस हो या नॉन ह्यूमंस हो, उसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच का ही यूज करना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन लिख दूं, हु ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द ICC वगैरह वगैरह अवार्ड। ऑप्शंस मैं आपको दे दूं ऐसे, बेन स्टोक्स, ऐसे ही ऑप्शंस दे देता हूं, इरफान पठान, कोहली एक्सेट्रा। अब देखिए, मैंने तो आपको बताया था कि हु को आप यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए। अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन होगा, आफ्टर ऑल हु से आपको जो आंसर मिलेगा वो तो सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट ह्यूमन है कोई, ये सारे प्लेयर बेन स्टोक्स, इरफान पठान, कोहली, दे ऑल आर ह्यूमंस। तो इस केस में तो मैंने हु का यूज कर दिया, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चॉइस की बात आ गई, और जब चॉइस की बात आती है तो उस केस में आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंटीसीडेंट और सब्जेक्ट आपको विच का यूज करना पड़ता है। तो हु का यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर? क्योंकि चॉइस है। So which of the following players won the ICC award, यहाँ पर विच हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये आता कि मैं ये ऑप्शंस को नहीं देता, ठीक है, मान लो कि, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया, अब मैं आपको ये ऑप्शंस हटा दूं और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दूं, हु या विच प्लेयर won the ICC अवार्ड, इस तरीके से। और एक इधर देखिए, हु या विच, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लेयर्स won the ICC awards for 2019, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, हु या विच प्लेयर वॉन द ICC अवार्ड, और हु या विच प्लेयर्स, यहां पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई चॉइस की बात नहीं है, डायरेक्ट आपको एक टिक करना है, ठीक है। और हु या विच प्लेयर्स, तो अब इस केस में आपके पास दो द ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल बट द चॉइस इज देयर ना, ठीक है। तो अब इसमें देखो, प्लेयर्स लगने से चॉइस आ गया, और यहां पर एक था, तो चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं था, और प्लेयर ह्यूमन होता है, तो उस केस में आपने इसका हु का यूज कर दिया। और अब आप देखिए, जब मैंने प्लेयर्स लिख दिया तो अब आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, और जब चॉइसेस है तो चॉइस वाले केस में चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, किसका यूज करना है? विच का। तो विच प्लेयर्स या हु प्लेयर्स, विच प्लेयर्स वॉन द ICC अवार्ड्स फॉर 2019। अब देखो, अवार्ड्स भी मैंने लिख दिया है। अब अलग अलग तरीके के अवार्ड्स हो सकते हैं और प्लेयर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लेयर था। मैं ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में अगर बात कर दूं तो सिंगल प्लेयर होगा ना, तो हु प्लेयर वॉन द ICC अवार्ड, ठीक है। हालांकि मैंने प्लेयर की लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे बता दिया, यहाँ पर हु वॉन द ICC अवार्ड हो जाएगा, या विच वॉन द ICC अवार्ड, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए कहा कि प्लेयर्स यहाँ पे लिख दिया, इस द सेंटेंस इज सुपरफ्लुअस बिकॉज देयर इज नो नीड टू राइट दीज टू वर्ड्स, बट आई हैव जस्ट रिटन देम, ताकि दिखाने के लिए कि इसमें कोई चॉइस नहीं है, सो आपने इसका यूज किया है हु का, और जब चॉइस होगी तो विच का, ठीक है। अब देख, एक और देखिए, डन।
जब छोटे होते हैं, 4-5 किसी के बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर उनमें से किसी को भूख लग रही है तो अम्मी को पता है ना किसकी भूख लग रही है, तो द मदर नोज विच या हु ऑफ हर किड किड्स इज हंग्री। एक वर्ड हैंग्री भी होता है, ठीक है, हैंग्री भी वर्ड होता है जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और गुस्सा भी हो, तो उस केस में आप हैंग्री का भी यूज़ कर देते हैं। मुझे याद आ गया सौरभ भास्कर ने एक ऐसे ही ट्वीट कर दिया था हैंग्री लिख के, तो किसी ने उसको पॉइंट आउट कर दिया, फिर उसने गूगल से उसका मीनिंग भी बता दिया था। द मदर नोज विच या हु ऑफ हर किड्स इज हंग्री। अब देखो 4-5 बच्चे हैं उसके, किड्स मैंने लिखा है। अब चॉइस की बात आ गई, तो इसमें किसका यूज करेंगे, विच का, ठीक है, नोट इट डाउन। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि हु या विच हैज स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन आईसीसी ओडीआई क्रिकेट, तो अब किसी को चॉइस तो मैंने नहीं दी है, तो हु का ठीक हो जाएगा, ठीक है, ना कि विच या हु स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन आईसीसी क्रिकेट, ऐसे करके। अब कुछ चॉइस की बात नहीं तो हु हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन भी, आंसर भी सबको पता, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट विच नॉन एंटीसीडेंट्स, अगर नॉन ह्यूमन से तब विच का यूज करेंगे, और अगर कहीं चॉइस की बात है फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, आप विच का यूज करना है। नाउ लेट्स कम टू अनदर रिलेटिव प्रोनाउन हुज तो सिर्फ आपको पता ही है, सिर्फ और पोजेशन दिखाने के लिए शो कर यूज होता है और ह्यूमंस के लिए होता है। तो इस केस में और एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, अब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, सो हुज का यूज़ जो है नॉन ह्यूमंस के लिए भी किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट फॉर्मल यूके इंग्लिश जो कि आपके कंपटीशन में आती है, उसमें हुज को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए पजेसिव केस में यूज़ करते हैं। और अब न्यूज़पेपर में अगर किसी वर्ड हुज को आप किसी नॉन ह्यूमंस के लिए देख लें तो मत कहना कि सर ने गलत पढ़ाया था। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्ट फॉर्मल यूके इंग्लिश पूछी जाती है, और जो ये कहती है कि यूज हुज ओनली फॉर द एंटीसीडेंट्स विच आर ह्यूमन इन नेचर। अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है और इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो न्यूज़पेपर्स में भी हुज के डॉग के लिए यूज कर देते हैं, द डॉग, हु या हुज वाज, हुज ऑनर, इस तरीके से। लेकिन स्ट्रिक्ट यूके फॉर्मल इंग्लिश में हुज का यूज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पजेसिव केस में, ठीक है। तो हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमंस के लिए ओनली पजेसिव केस में, पजेशन दिखाने के लिए। अब आप देखिए, दिस इज द बॉय father lives in London, whom, whose, which. Look at here, this is the boy father lives in London। अब सबसे पहले आप देखो who का यूज कर सकते हैं। who का यूज कब करेंगे, जब एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा, कोई काम करता होगा। क्या बॉय यहाँ पर कोई काम कर रहा है, बॉय तो कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए होम का यूज करेंगे जब एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बॉय पे कोई काम हो रहा है, बॉय पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्या अब तीसरा विच का तो यूज कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एंटीसीडेंट ह्यूमन है और चॉइस कोई है नहीं। अब हुज बचा, हुज का यूज हम क्यों करें, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि ये वो बच्चा है जिसके पापा लंदन में रहते हैं, तो एक रिलेशन दिखा रहा है
पजेशन दिखा रहा है, so this is the boy, boy's father। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो boy's father lives in लंदन, यही तो सेंटेंस है कि बॉयज फादर लिव्स इन लंदन। यहाँ पे पजेशन की बात आ गई, और प्रोनाउन के केस में ह्यूमंस के लिए पजेशन को दिखाने के लिए आप हुज का यूज करते हैं। सो दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। बॉय का और फादर का रिलेशन है, यहाँ पे ना बॉय कोई काम कर रहा है, हालांकि फादर काम कर रहे हैं, फादर यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, लेकिन बॉय पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना बॉय पे कोई ऑब्जेक्ट है। बॉय का और फादर का रिलेशन दिखाया गया है, और रिलेशन दिखाने के लिए ह्यूमंस के केस में हम हुज का यूज करते हैं। सो दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। ना बॉय सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के लिए दिखाया गया है। ठीक है, एक और लिख देता हूं। are poor, who, whose, whom, which। सनोवर इज द गर्ल, पेरेंट्स आर पुअर। अब आप देखो, क्या सनोवर कोई काम कर रही है? नहीं। ठीक है, क्या इस पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। सनोवर ह्यूमन है, और ये तो सब्जेक्ट हो गया, इज और द, इज वर्ब हो गया, और इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया द गर्ल। न सनोवर पे कोई काम हो रहा है और न सनोवर कोई काम कर रही है। ह्यूमन है, द गर्ल ह्यूमन है। पजेशन दिखाया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स पुअर हैं, गरीब हैं, और पजेशन के केस में हम हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो दिस इज सनोवर इज द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अगर बाय द वे कहीं हु जो है आपको नॉन ह्यूमंस के लिए लिखा हुआ आ जाए हुज, तो वो तो गलत हो जाएगा स्ट्रिक्ट फॉर्मल यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग। फिर आप उसको सही कैसे करेंगे? मैंने उस दिन बताया था, आर्म्स चेयर को आप क्या कर रहे थे? चेयर्स आर्म को आर्म ऑफ द चेयर कर दिया था आपने। चेयर्स आर्म को आर्म ऑफ द चेयर रेक्टिफाई किया था ग्रामेटिकली, क्योंकि चेयर आर्म तो हो नहीं सकता, एपोस्ट्रोफी नॉन ह्यूमंस के केसेस में नहीं आता। एक्सेप्ट 4 केसेस को छोड़ के वो मैंने लिखवाए थे, मेजरमेंट, लेंथ, डे, टाइम, ड्यूरेशन, उसके इसके अलावा। अब अगर आप देखिए, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग हुज नेम इज टॉमी। आई हैव अ डॉग हुज नेम इज टॉमी। ये सेंटेंस इनफॉर्मल कॉलोक्वियल इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है, आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा हुज का यूज डॉग के साथ। लेकिन यूके फॉर्मल इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इस सेंटेंस को गलत माना जाएगा, क्योंकि डॉग जो है नॉन ह्यूमंस है, और नॉन ह्यूमन के केस में हु, हुम और हुज का यूज नहीं करते हैं। सो आई हैव अ डॉग हुज नेम इज टॉमी। चलिए, ये तो गलत हो गया। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे? ये तो गलत हो गया, अब आपको इसको ठीक करने के लिए आ गया, वो कैसे करेंगे? सो मैंने आर्म्स चेयर बताया था, तो आर्म ऑफ द चेयर हो गया था। तो अब आप इसको कैसे कह सकते हैं? आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग द नेम ऑफ विच, द नेम ऑफ विच, आई हैव अ डॉग द नेम ऑफ विच इज टॉमी। ये ठीक होगा, मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम टॉमी है, क्योंकि हुज तो डॉग नॉन ह्यूमंस के लिए नहीं कर सकते, तो विच यूज करते हैं नॉन ह्यूमंस के लिए। अब विच को तो आई हैव अ डॉग विच नेम इज टॉमी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पजेशन दिखाना है, तो पजेशन के लिए द नेम ऑफ विच, जिसका नाम टॉमी है, ये आप कर लीजिए। थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ा होगा,
इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा, किताबों में लिखा हुआ आता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 120 का होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। ये सारी चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख देता हूं, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप देखिए, ट्रायंगल तो नॉन ह्यूमन है और हुज यू के स्ट्रिक्ट फॉर्मल इंग्लिश में ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है। हालांकि किताबों में भी ये लिखा हुआ आता है, टीचर्स भी ये लिखाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, गुनाह कबीरा अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश कॉम्पिटिटिव मजबूरी में। अब इसको आप ठीक कैसे करेंगे? तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आप देखिए विच का यूज हमने नॉन ह्यूमंस के लिए कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया है ट्रायंगल नॉन ह्यूमन है, और उस केस में आप विच को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको एग्जाम में वो क्या देंगे कि हु का या विच का यूज ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस में इंटरचेंज कर देंगे। हु को जो है वो नॉन ह्यूमंस के लिए कर देंगे, विच को ह्यूमंस के लिए कर देंगे। हाँ, ह्यूमंस के लिए हो सकता है अगर इफ देयर इज अ चॉइस, अगर चॉइस नहीं है तब आप नॉन ह्यूमंस के लिए, तब ह्यूमंस के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड ओनली फॉर द एंटीसीडेंट्स विच आर ह्यूमन इन नेचर। विच का तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए, चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी तक सर आपने बताया जितने भी जो एंटीसीडेंट्स थे वो या तो ह्यूमन थे या फिर नॉन ह्यूमन थे, एक ही थे, एंटीसीडेंट्स एक थे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सर अगर एंटीसीडेंट दो हो जाए तो उस केस, और एक ह्यूमन हो जाए और एक नॉन ह्यूमन हो जाए, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि हु का यूज तो आप ह्यूमंस के लिए कर सकते हैं और विच का यूज नॉन ह्यूमंस के लिए। अगर अब क्वेश्चन ये आ जाए, सपोज द डॉग एंड हिज मास्टर, ऐसे करके लिखा हुआ आ जाए, या फिर ऐसे लिखा हुआ आ जाए द मास्टर, तो यहां पर हिज नहीं आएगा एंड इट्स मास्टर हो जाएगा। द मास्टर एंड हिज डॉग। अब आप देखें कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें एंटीसीडेंट एक था, ईदर इट वाज ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। अब आप देखिए एंटीसीडेंट हमेशा जरूरी थोड़ी है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर दो एंटीसीडेंट्स होंगे, अगर दोनों ह्यूमंस होंगे तो वो तो लगा देंगे आप, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दो नॉन ह्यूमंस होंगे तो उस केस में भी आप विच लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है कि अगर दो एंटीसीडेंट हो गया, दो से ज्यादा एंटीसीडेंट हो गए, एक ह्यूमन हो जाए और दूसरा नॉन ह्यूमन हो जाए। देखिए जैसे कि द डॉग, ये नॉन ह्यूमन हो गया और इट्स मास्टर ह्यूमन हो गया। अब अगर मैं यहां पर मास्टर को देख के हु लगा दूं, तो आगे लिख देता ऐसे, प्लेइंग इन द ग्राउंड, और इसमें भी प्लेइंग इन द ग्राउंड है। चलिए मैंने मास्टर ह्यूमन था उसको देख के हु लगा दिया, खेल रहे दोनों सब्जेक्टिव केस में। सो अब ये डॉग तो नॉन ह्यूमन है, इसको तो आपने छोड़ दिया, इसके लिए तो आप हु का यूज नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, तो मैंने ऐसा करा कि मास्टर को पहले लिख दिया और डॉग को बाद में लिख दिया। अब डॉग को देख के मैं विच लगा देता हूं कि द डॉग एंड हिज मास्टर विच आर प्लेइंग। ठीक है, आपने विच को देख के तो प्राइमा फेसी, अच्छा एंटीसीडेंट के बारे में बताया था सर ने कि अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन है तो उस केस में विच का यूज कर देंगे, या फिर जो है चॉइस वाले केस में। चलिए मैंने विच लगा दिया द डॉग के लिए, लेकिन मास्टर तो ह्यूमन है, मास्टर के लिए तो आप विच नहीं लगा सकते। सो ऐसे केसेस में आप किसका यूज करेंगे? सो वी मस्ट नीड अनदर रिलेटिव प्रोनाउन जो दोनों को लिए इक्वली यूज हो सके। ठीक है, भेदभाव नहीं करें।
सो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं दैट। किसका? दैट का यूज करते हैं। दैट इज यूज्ड इन सच केसेस वेयर द एंटीसीडेंट्स आर दैट का यूज हम करते हैं ऐसे केसेस में जहां पर एंटीसीडेंट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस हो, तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे। दैट इज यूज्ड इन सच केसेस where the antecedents are human and non-human। ठीक है, जैसे मैंने बता दी, एक ऐसे लिख देता हूं, द मैन एंड हिज बुक, द मैन एंड हिज बुक्स seen yesterday in the library। चलिए, ऑप्शन who, which, that and whose। अब आप देखें, द मैन एंड हिज बुक्स। मैन क्या है? ह्यूमन है, और हिज बुक्स नॉन ह्यूमन है। मैंने बताया अगर एंटीसीडेंट्स दो हैं, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस, या दो से ज्यादा हैं, तो उस केस में आप यूज करेंगे दैट का। ठीक है, तो द मैन एंड हिज बुक्स दैट वर सीन, वर अर्थ है यहां पर, दैट वर सीन। विच नहीं लगा सकते आप, क्योंकि विच लगा देंगे तो मैन के लिए नहीं होगा, बुक्स के लिए हो जाएगा। हु लगा देंगे तो मैन के लिए हो जाएगा, बुक्स के लिए नहीं होगा। अब देखिए, दो एंटीसीडेंट है, दो, अब जरूरी नहीं कि दो हो, दो से ज्यादा भी एंटीसीडेंट हो सकते हैं। जरूरी क्या कि एंटीसीडेंट जितने भी हैं वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हैं, तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला यूज हो गया दैट का, कि एंटीसीडेंट्स अगर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन है तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही अपने साथ दैट एज एन एंटीसीडेंट लेते हैं। तो मैं वो वर्ड्स लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमेशा ही अपने साथ दैट लेते हैं। सो पहला केस तो ये हो गया, एंटीसीडेंट्स अगर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन है तो उस केस में दैट का यूज। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड्स मैं लिखने जा रहा हूं, ये वर्ड्स हमेशा अपने साथ दैट एज एन एंटीसीडेंट लेते हैं। ठीक है, ऑल, none, nobody, everything, the same, everything के बाद anything भी आ जाएगा, फिर the same, the only, the few, the little, these word takes that as a relative pronoun। ये वर्ड्स अपने साथ दैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं। अगर ये वर्ड कहीं लिखे हुए आ रहे हैं आपको और वहां रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, तो प्लीज रिमेंबर आप दैट का यूज करेंगे। इन वर्ड्स को यूज करके वो देंगे और उसके साथ विच लगा देंगे, हु लगा देंगे। सॉरी, तो उस केस में आप देख लेना दैट का यूज करना। जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा, अच्छा क्यों करते हैं, मैंने तो बताया दैट का यूज तो आप तब करते हैं जब एंटीसीडेंट्स ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हो। अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ दैट का यूज कर रहे हैं, तो मतलब
इसमें मतलब हमें ये नहीं पता चल सकता कि एंटीसीडेंट ह्यूमन भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लगता हूँ, देखिए फेयर लवली का ऐड आता है 5 रुपये में, बोरी त्वच कर लें। और एक हमने ये मुहावरा भी सुना है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप देखिए जरूर थोड़ी किसी लड़की ने अगर 5 रुपए की फेयर लवली लगा ली है या लड़के ने भी, तो उसका चेहरा भी चमक सकता है और हीरे की अंगूठी भी चमक सकती है। सो ऑल से ये क्लैरिफाई तो नहीं हो रहा है ना कि एंटीसीडेंट क्या है, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। और जब आप में सस्पेंस ये हो, अगर ये क्लैरिटी नहीं हो कि एंटीसीडेंट ह्यूमन है नॉन ह्यूमन है, तो उस केस में तो हमें सेफ साइड खेलनी है। सेफ साइड इन द केस कि अब मैं विच का यूज तो नहीं कर सकता। अगर मैंने विच का यूज कर दिया, चलिए ठीक है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब मान लिया कि लड़की ने फेयर लवली लगा रखी थी क्रीम, तो अब उसका चेहरा हो गया, तो उसके लिए तो मैं विच का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं हु का यूज कर दूं, चलिए लड़की थी, लड़की का चेहरा हो रहा था, ऑल हु ग्लिटर्स, अब वहां पे चमकने वाली चीज लड़की का चेहरा नहीं है, लड़के का चेहरा नहीं, हीरे की अंगूठी थी, तो उस केस में तो फिर हीरे की अंगूठी के लिए तो मैं हु का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। आफ्टर ऑल यहाँ पर सब्जेक्ट जो एंटीसीडेंट है उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वेदर इट्स ह्यूमन और नॉन ह्यूमन है, नहीं है। सो ऑल के केस में ऐसी नन, ठीक है, नोबडी। अब मैं एक ये वाला उतार लीजिए, ऑल दैट ग्लिटर्स, तो दैट क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि ऑल का यूज किया गया है और ऑल से आप ये पता नहीं लगा सकते कि जो एंटीसीडेंट है वो ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। अब देखिए ऑप्शंस विच दैट, यही दो रखते हैं, एक हु लिख देता हूं। चलिए, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग यू नीडेड, सब कुछ दे दिया आपने, मैंने चलो आपको पैसे की जरूरत थी पैसा दे दिया, खाने की जरूरत थी खाना कपड़ा सब कुछ दे दिया, मैंने अपने आप को भी दे दिया, तो एवरीथिंग में तो सब कुछ आ गया। तो एंटीसीडेंट ह्यूमंस भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। सो एवरीथिंग में अब आप एंटीसीडेंट जब यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, दैट, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ दैट लेते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पेपर में इन वर्ड्स के साथ आपको विच लगा के दे देंगे और बहुत प्यारा सा लगेगा हमें कि कोई गलती नहीं है, ठीक है। या फिर ऑप्शन में दे देंगे तो हम पहला ऑप्शन ही विच होगा, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग विच यू नीडेड। देखने में कितना अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन ये गुनाह कबीरा है ग्रामेटिकली और आप गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर बल्कि 1.25 मार्क्स कट जाएंगे। सो एवरीथिंग, एनीथिंग, द सेम, द ओनली, द फ्यू और द लिटिल, इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। द फ्यू का यूज कब होता है, द लिटिल का एडजेक्टिव वाले चैप्टर में, ठीक है। अब आप देखिए, वन मोर, दिस इज द ओनली मेडिसिन कैन एलिविएट, एलिविएट मतलब होता है किसी चीज को कम, एलिवेट योर हेडेक। अब देखिए विच दैट, इन्हीं दो में से चूज करना है। दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन एलिविएट योर पेन। चलिए, हमने तो पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था कि मेडिसिन अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन नॉन ह्यूमन हो तो उस केस में तो विच का यूज कर देते हैं, मेडिसिन नॉन ह्यूमन है सो लगा देते हैं विच, और आंसर हमारा ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था आपको कि अगर कहीं द ओनली आ जाए तो उस केस में फिर आपको चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो दैट का यूज करना है। तो दिस इज द ओनली मेडिसिन दैट कैन एलिविएट योर पेन, दो द मेडिसिन इज नॉन ह्यूमन एंटीसीडेंट, बट इसके साथ द ओनली लगा हुआ, और द ओनली अगर ह्यूमंस के लिए भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ही इज द ओनली मैन
हु कैन हेल्प यू। अब आप देखिए मैन तो जो है ह्यूमन है, तो सर ने बताया था अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन है और सब्जेक्टिव केस में, अब देखिए मैन ह्यूमन है, चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर, हु हुज दैट विच। चलिए अब आप देखिए कि द मैन यहां पर जो ह्यूमन है, क्या ये सब्जेक्ट है या नहीं है? सब्जेक्टिव केस में है तो किताबों में रूल लिखा होता है कि अगर हु आएगा तो उसके जस्ट फौरन बाद वर्ब आ जाएगी, ठीक है। चलिए वर्ब आ गई, लेकिन बहुत जगह रूल फेल भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि ये अगर सब्जेक्ट होगा तो ये काम करेगा कैन हेल्प यू। कैन हेल्प यू में मैन ही तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो द मैन यहाँ पर मतलब ये जो वर्ड मैन है वो सब्जेक्ट है। चलिए हु लगा देता हूँ बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में हु लग जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया, ये भी तो बताया कि अगर वर्ड द ओनली, द फ्यू, द सेम ऐसे वर्ड्स आ जाए, फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, उस केस में आपको दैट का यूज करना है। सो हु अब यहां पर यूज नहीं होगा। दो द सब्जेक्ट मैन इज ह्यूमन एंटीसीडेंट और काम भी कर रहा है, अब मैं यहां पर दैट का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि द ओनली का यूज हो गया। सो ही इज द ओनली मैन दैट कैन हेल्प यू, ना कि हु कैन हेल्प यू। अगर द ओनली को हटा दूं, ही इज द मैन कर देता मैं, ही इज द मैन, ठीक है, तो उस केस में मेरा फिर दैट गलत हो जाता और हु ठीक हो जाता। लेकिन मैंने तो आपको द ओनली दिया था एग्जामिनर ने, तो उस फिर क्या हो जाएगा, ये गलत ये ठीक। चलिए इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। She got the few books lost yesterday। ये आपको पैराजम्बल्स में और आरसी में आ सकता है। विच या दैट। अब देखिए सर ने बताया कि अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन है तो उस केस में हम तो विच का यूज करते हैं। लेकिन ये भी तो बताया है कि अगर द फ्यू आ जाए, द ओनली आ जाए, नोबडी, एवरीथिंग, द लिटिल, तो उस केस में फिर आप प्रायोरिटी एंटीसीडेंट को नहीं इन वर्ड्स को देंगे, इन वर्ड्स की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो अब यहां पर मैं विच नहीं लगाऊंगा, दैट लगाऊंगा। ग्रामेटिकली दैट ठीक होगा, ठीक है। अच्छा तो पहला दैट, अगर सब एंटीसीडेंट्स ह्यूमन और नॉन ह्यूमन है तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे। दूसरा कुछ वर्ड द, ऑल, नन, नोबडी, एवरीथिंग, एनीथिंग, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, ईटीसी, ऐसे वर्ड्स इनके साथ फिर एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, आपको दैट का ही यूज करना है, ठीक है, दैट का यूज करना है। अच्छा और ये भी लास्ट दैट का यूज आप देखिए आप, that is used used after सुपरलेटिव डिग्री। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके बाद आप दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बॉय मत लिख देना, ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए यूज होता है, हैंडसम गर्ल बॉयज के लिए। ब्यूटीफुल गर्ल हु, विच या दैट आई हैव एवर सीन। अब आप देखें, लुक एट हियर, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हु, विच, दैट आई हैव एवर सीन। अब गर्ल तो ह्यूमन हो गया
और सर ने तो बताया कि ह्यूमंस के केस में हु का यूज कर देते हैं। अच्छा, एक और इसमें ऑप्शन में डाल देता हूं, हुम। चलिए चलते हैं, गर्ल ह्यूमन हो गया। क्या गर्ल यहां पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है? तो उसमें गर्ल सब्जेक्ट तो नहीं है, तो आई हैव सीन, क्योंकि आपने देखने का काम किया है, सब्जेक्ट आप हैं और गर्ल यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हु वाला केस खत्म। अब आता है हुम पे आपकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हुम इज यूज्ड इन एन ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन मैंने बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज से के बाद चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, उस केस में भी आपको दैट का यूज करना है। तो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। अब आप हुम नहीं करेंगे, हालांकि यहां पर गर्ल ह्यूमन है, एज एन ऑब्जेक्ट है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट यूज होने की वजह से हमने दैट का यूज किया है। ठीक है, अच्छा, सो दैट सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद। ठीक है, एक और देख लीजिए, यू आर द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। ठीक है, whom या that और एक who। You are the finest person I have ever seen। चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि द पर्सन क्या है। क्या द पर्सन यहाँ का सब्जेक्ट है? पर्सन तो ह्यूमन तो है, ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब पर्सन ने क्या, अब देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है या नहीं है, ये आगे वाला सेंटेंस बताएगा। आई हैव एवर सीन में देखने का काम आप कर रहे हैं, सो द पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस में तो हम हुम लगा देते हैं, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन मैंने ये भी तो बताया कि अगर सुपरलेटिव डिग्रीज हैं तो सुपरलेटिव डिग्रीज में फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो, ह्यूमन में भी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस वाला हो, या फिर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन हो, दोनों केसेस में आप दैट का यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ द वर्ड द फाइनेस्ट विच इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड फाइन, यहां पर हमें whom का यूज नहीं करना है, हालांकि पर्सन यहां पर जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। अब यहां पर हम दैट का यूज करेंगे। सो यू आर द फाइनेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ये चार ऑप्शन में दे देंगे और ये वाले वर्ड्स को यूज करके और फिर उसके साथ कोई दूसरा वर्ड लगा के दे देंगे, एंटीसीडेंट, ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, और फिर अगर आपको नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक 3 यूजेस मैंने दैट के बता दिए। पहला यूज ऑफ दैट कि अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन नॉन ह्यूमन है, दोनों केसेस में आप दैट का यूज कर देंगे। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन हो कि अगर दोनों ह्यूमंस हैं, दोनों नॉन ह्यूमंस हैं, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो हु का यूज कर देना, नॉन ह्यूमन से तो विच का यूज कर देना। प्रॉब्लम तो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वाले में आती है। फिर दूसरा वर्ड मैंने दैट का यूज बताया कि ऑल, नन, एवरीथिंग, नथिंग, द फ्यू, द लिटिल। ठीक है, इन सब के साथ भी आपको दैट का यूज करना है, फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो। उसके बाद दैट का मैंने एक यूज बताया आपको कि अगर सुपरलेटिव डिग्रीज हैं और उसके साथ कोई भी एंटीसीडेंट लगा है, वेदर इट्स अ ह्यूमन नेचर और नॉन ह्यूमन नेचर, उस केस में भी आपको दैट का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि पर्सन यहां पर ह्यूमन एंटीसीडेंट है ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बावजूद मैंने whom का यूज नहीं किया बल्कि दैट का यूज किया। एंड द लास्ट यूज ऑफ दैट वो मैं आपको बताता हूं। दैट इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, whom, what, whose ये बताए थे, तो इनके बाद भी दैट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद दैट का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दैट का यूज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूज्ड आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यूज्ड आफ्टर इंट्रो, इसको इंट्रो पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में मैंने बताया था हु, whom,
whose, what, which, यही तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके बाद भी दैट का यूज होता है। जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड लाइन है, आप सब जानते हो, व्हाट इज देयर, दैट या विच कैन नॉट बी डन बाय द गॉड। व्हाट इज देयर, दैट या विच कैन नॉट बी डन बाय द गॉड। अब आप देखिए व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और मैंने बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद दैट का यूज करते हैं। सो व्हाट इज देयर, दैट कैन नॉट बी डन बाय गॉड। यहाँ पे विच मत लगा देना, विच गुनाही कबीरा हो जाएगा, ठीक है, गॉड भी आपसे नाराज हो जाएगा। अच्छा ये देख लिया, अब आप एक देखिए, हु या विच, हु इज देयर, दैट या विच इज मेकिंग नॉइज इन द, मैं बताता हूँ इस वाले केस में। जैसे मैं घर पे होता हूँ तो रात में काफ़ी लेट नाइट तक जागता हूँ, तो रात में उठ के खाना भी खा लेता हूँ। अब जब मैं किचन में जाता हूँ तो बर्तन रिंगिंग साउंड को बोलते हैं, जब बर्तन एक दूसरे में आवाज़ करते हैं तो टैंगलिंग बोलते हैं। तो मैं किचन में जाता हूँ, अम्मी हंस हंस करने लगती है, और फिर उनको लगता है कि मैं हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है मैं निकल आता हूँ तो अम्मी से कह देता हूँ मैं हूँ। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा बिल्ली आ जाती है, बिल्ली बर्तनों में कुछ देखने लगती है, तो वो अम्मी कहती है हंस, तो उस टाइम पे मैं नहीं निकलता, बिल्ली हो जाती है। तो हु इज देयर, दैट या विच इज मेकिंग नॉइज इन द किचन। अब सपोज मेरी अम्मी कह दें कि हु इज देयर, हुम या हुज मेकिंग नॉइज, और उस केस में अगर सपोज अम्मी को लगा मैं था और थी बिल्ली, तो अगर विच का यूज कर देंगे फिर तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैं ह्यूमन हो गया। और अगर हुम का यूज कर देंगे और उस टाइम पे मैं नहीं था, बिल्ली थी, तब भी गलत हो जाएगा। तो मेरी अम्मी को क्या यूज करना पड़ेगा, दैट, क्योंकि दैट में तो दोनों हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, नॉन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो हु इज देयर, दैट इज मेकिंग नॉइज इन द किचन। ऑलराइट, सो दैट का हमने यूज देख लिया। एंड द लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज सॉरी वॉट। वॉट का तो सिर्फ हमें एक ही मीनिंग पता है, वॉट मतलब क्या, वॉट, लेकिन वॉट के बहुत सारे यूज हैं। वॉट एडजेक्टिव भी हैं, वॉट प्रोनाउन भी हैं, वॉट एक क्वेश्चन वर्ड भी हैं। आफ्टर ऑल अब देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हु के बारे में पढ़ा, हु को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन था तो उस केस में हमने हु का यूज कर दिया सब्जेक्टिव केस में, हुम का ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का पॉसेसिव केस में। फिर अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन था या फिर चॉइस वाला केस था, उसमें विच का यूज कर दिया। फिर आया कि अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों हैं तो उस केस में हमने दैट का यूज कर दिया। फिर मैंने कुछ वर्ड्स बताए, द, ओनली, द, फ्यू, ऑल, नन, एवरीथिंग, नथिंग, उस केस में भी हमने दा का यूज कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं, ठीक है, फिर चाहे एंटीसीडेंट ह्यूमन या नॉन ह्यूमन हो। फिर लास्ट में बताया कि दा का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी करते हैं। अब क्वेश्चन एक आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि ये हो सकता है ना कि जरूरी थोड़ी है कि हर केस में एंटीसीडेंट हो ही, ये भी तो हो सकता है कि एंटीसीडेंट अगर नहीं हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार कहते हैं जो मैं कहता हूं वो करता हूं, और जो मैं करता हूं वो कहता हूं, है नहीं, तो इसको अंग्रेजी में आई से, आई मीन, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, आई मीन, आई से, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं है ना, कोई एंटीसीडेंट तो है नहीं। तो इस केस में अगर इफ आई वर टू यूज द रिलेटिव प्रोनाउन, चलिए मैं हु लगा देता हूं,
तो अब वो तो इंसानों के केस में हो जाएगा। अब हो सकता है कि आप नॉन लिविंग चीज़ों की बात करें, चलिए मैं विच लगा देता हूँ, तो उस केस में तो वो नॉन ह्यूमन के लिए हो जाएगा। तो क्या पता आप ह्यूमंस की बात करते हो, चलिए दैट लगा देता हूँ। हो सकता है कि आप जो है वो ऐसी फर्जी बात करते हो, ना आप इंसानों के लिए कह रहे हैं ना नॉन ह्यूमंस के लिए कह रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या बचता है? अब आपको यहाँ एंटीसीडेंट क्लियर नहीं है ना, एंटीसीडेंट है क्या? एंटीसीडेंट के बारे में पता ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, सिर्फ आपने कह दिया, मतलब देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट, कोई एंटीसीडेंट को क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो अगर एंटीसीडेंट नहीं है उस केस में आप व्हाट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर एंटीसीडेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एंटीसीडेंट, इफ देयर इज नो apparent एंटीसीडेंट, अगर कोई एंटीसीडेंट नहीं है, देखिए आई से तो वर्ब हो गया और आप एंटीसीडेंट पहचान भी लेंगे कि एंटीसीडेंट है या नहीं है, और आई मीन कोई एंटीसीडेंट नहीं है, तो आई से व्हाट आई मीन व्हाट आई से, और व्हाट यू से व्हाट यू मीन हमें पता नहीं है क्योंकि एंटीसीडेंट है ही नहीं। तो अगर एंटीसीडेंट नहीं होगा तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वॉट या विच इज डन कैन नॉट बी अनडन, वॉट या विच इज डन कैन नॉट बी अनडन। अब क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता कुछ पता नहीं है। हो सकता है आप ह्यूमन मर्डर कर दें किसी का, तो बोला किसी का नहीं करना, तो हो सकता है आप किसी चिड़िया को मार दें, तो अब क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपने तीर कमान से निकाल दिया। तो अब एंटीसीडेंट का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इस केस में आप किसका यूज करेंगे? व्हाट का। जब एंटीसीडेंट के बारे में आपको नॉलेज ना हो, एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ हो, तो वहां यूज करिए व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। सो अब देखिए मैं जब एडवांस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उस केस में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। अब देखिए शादी में जा रहे थे, आपको पता नहीं है क्या पहने क्या नहीं पहने, सो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। वेयर, इसमें एवर और लगा देता हूँ। यू वॉन्ट, विच, वॉट, दो ही लिख देते हैं। वेयर एवर यू वॉन्ट। अब आप मैंने यहां पे देखिए वेयर से सेंटेंस यूज किया है, वो सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। डू दैट, ठीक है, ब्रिंग दैट। तो इसमें एम्फेसिस डालने के लिए आप कभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं और उनको और ज्यादा एम्फेटिक बनाने के लिए आप डायरेक्ट वर्ब से यूज कर देते हैं। तो इट्स जैसे सॉर्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब वहां पे सब्जेक्ट है, आप जिससे कह रहे हैं वहां पे वो मौजूद है। वेयर यू वांट, अब आपको पता नहीं है ना कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, जो चाहो, कोई एंटीसीडेंट तो है नहीं। ठीक है, कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है और ना कोई चॉइस है। आफ्टर ऑल मैं ये कह देता चलिए कोई सिस्टर है मेरी, अगर उसको गाउन या लाइचा पहनना होता तो मैं विच कह देता। ठीक है, क्योंकि चॉइस आ जाती। लेकिन अब यहाँ पर तो कोई चॉइस है ही नहीं, कोई एंटीसीडेंट का मेंशन नहीं दिया है। तो जब एंटीसीडेंट ना हो तो उस केस में आप व्हाट का यूज करेंगे। वेयर व्हाट एवर यू वांट, देखिए एवर वर्ड आ जाता है लिख के, तो इसमें चाहे तो विच एवर भी हो सकता है। चॉइस वाले केस में आप विच एवर लगा देंगे। ठीक है, हु एवर भी हो सकता है, हुम एवर भी हो सकता है। ठीक है, तो हुम एवर आएगा तो वो किस में आ जाएगा? ह्यूमंस के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है, तो एवर वर्ड जोड़ के इसमें हम कंपाउंड, ये व्हाट एवर एक रिलेटिव कंपाउंड प्रोनाउन है। So this was all about the relative pronoun। अच्छा चलिए तो एक और, थोड़ा सा 10 मिनट आज इंडेफिनिट प्रोनाउन का सिर्फ इंट्रो। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज था। प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एरर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और उसकी शीट भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट
और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो वर्ड्स हैं ये हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे और अभी प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब क्या हो गया? जैसे कि जब आपको कोई चीज सर्टेनिटी नहीं हो, मैंने नाउन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो तो उस केस में आप मेल को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि ऐसे क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा कि जब एग्ज़ाम होता है तो कोएड में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो टीचर्स कहते हैं लास्ट टाइम पे जब कुछ मिनट बचते हैं कि जो जाना चाहता है कॉपी जमा करके वो जा सकता है। उसमें लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं। कभी टीचर ये नहीं कहते जो जाना चाहती है वो जा सकती है, ऐसे क्यों नहीं कहते? हालांकि वहाँ पे लड़कियां भी जो जाना चाहता है। तो अगर जहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई ना हो तो उस केस में आप मेल को प्रेफरेंस देते हैं, मेल वाले प्रोनाउंस को भी प्रेफरेंस देना है। अगर सपोज कोई समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, अब मुझे पता नहीं है कि वो लड़की है लड़का है, सो मैं कहूँगा कि आप उससे कहो कि बाहर वेट करें, तो आस्क हिम टू वेट आउटसाइड। अब मुझे तो पता नहीं, हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने हिम एज अ ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज किया जो कि ही का ऑब्जेक्ट है। मैंने हर क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पर मुझे पता नहीं था उसके जेंडर के बारे में। तो जहां भी जेंडर का स्पेसिफिकेशन ना हो, जहां जेंडर क्लैरिफाई ना हो, वहां आपको मेल जेंडर को प्रायोरिटी देनी है, मेल जेंडर यूज करना है, ही, हिम, हिज वगैरह। ठीक है, वहां पे मेल वाले को, अगर जहां जेंडर स्पेसिफाई है तो वहां तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जहां पर आपको चीजों के बारे में पता नहीं होता कि वो क्या चीज है। सपोज कोई चीज नीचे पड़ी हुई है, अब मुझे तो पता नहीं, ये मार्कर ही फॉर मोमेंट लेट्स अस्यूम इट हाइपोथेटिकली नीचे पड़ा हुआ है और मुझे पता नहीं था कि इसको मार्कर कहते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? ये कुछ पड़ा हुआ है, ये क्या है? ठीक है, या वहां कोई है, अब मुझे पता नहीं वहां कोई है, हो सकता है सांप भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिसमें आप जेंडर, इन वर्ड्स के थ्रू आपको जेंडर के बारे में पता नहीं चलता, मेल या फीमेल होने के बारे में पता नहीं चलता। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं समवन, somebody, nobody, someone, somebody, nobody, something, anything, each, every, either, नाइदर। इंडेफिनिट प्रोनाउन को बनाने का तरीका भी है, एक छोटी सी ट्रिक है। 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, वगैरह। अब आप देखिए ऑल, नन, ठीक है, नाइदर। हमें इनके बारे में पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो ट्रिक है, समवन, समबडी, इसका मैं आपको यूज किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है, वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन एवरी, ईदर, नाइदर, ऑल, नन और एक बोथ। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कब ईदर का यूज करें, कब बोथ का, कब नाइदर का, कब ऑल का। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ी सी मैथ्स तो आती है, उसको मैं बताता हूँ और आप देखिए। ठीक है, किस तरीके से नन। और मैं आप एक इंडेफिनिट प्रोनाउन बता रहा हूं तो प्लीज एक बार याद रखिए, इंग्लिश में, अंग्रेजी में मैनी का मतलब मोर देन 2 होता है। 2 से ज्यादा मींस मैनी। जो पॉलिनोमियल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसके अंदर 2 से ज्यादा टर्म्स हो उनको पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में मैनी का मतलब मोर देन 2 होता है। अब आप देखिए, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आफ्टर ऑल प्रोनाउंस है, सो ये अपने साथ सब्जेक्ट वाला नेचर भी शो करते हैं और ऑब्जेक्ट वाला नेचर भी शो कर सकते हैं। नन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
नन, अगर ये किताबों में देखेंगे तो इसमें एक रूल बना के लिख दिया है। नन का मतलब होता है 0/3, 4, 5, मतलब 0/मैनी। प्लीज इसको याद रखिए, नन मतलब 0/मैनी। 0 यहां पर जो है वो सब्जेक्ट है और ये 3, 4, 5 यहां ये ऑब्जेक्ट्स हैं। लुक एट हियर, नन मतलब 0/मैनी। मैनी मतलब 2 से ज्यादा, तो बहुत सारे लोग, 2 से ज्यादा लोगों में से जब कोई भी नहीं हो, आप इस नन को ऐसे याद रखिए 0/मैनी। सब्जेक्ट 0 है और ऑब्जेक्ट ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये हैं ऑब्जेक्ट, ये 2 से ज्यादा है। किताबों में रूल लिखा होता है ये कि नन प्लस, ठीक है, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, फिर सिंगुलर वर्ब, ऐसे करके रूल लिखा होता है किताबों में। लेकिन इतना लंबा कौन याद करेगा, हम कॉमन सेंस लगाते हैं ना। नन मतलब 0/मैनी, यहां पर ऊपर वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, नीचे वाला ऑब्जेक्ट, और जब 0 है तो 0 तो सिंगुलर ही होता है ना। 0 मतलब 0 सिंगुलर के लिए आता है, 0 मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी है, तो प्लूरल आएगा। सो नन के बाद जो ऑब्जेक्ट, अगर नन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो उसका मतलब 0/मैनी होता है, और 0 का मतलब सिंगुलर होता है। वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं नन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसके बाद हमेशा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि नन का मतलब ही 0/मैनी होता है। यहां पर ये मैनी मतलब ऑब्जेक्ट्स, सो नन सिंगुलर हो गया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी, वो तो सिंगुलर आएगी ना, क्योंकि यहां पर 0 है। तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, सिंगुलर, क्योंकि नन का मतलब ही 0/मैनी होता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नन ऑफ ही, नन ऑफ ही इज देयर, नन ऑफ ही इज देयर। लुक एट हियर, नन ऑफ ही इज देयर, नन मतलब 0/मैनी। अब यहां पर ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना, और ही क्या हो गया, नन ऑफ हिम, बल्कि ऑफ के बाद हिम, नन ऑफ हिम इज देयर, नन ऑफ हिम इज देयर। चलो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गए, लेकिन नन मतलब क्या होता है, यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और आपको फौरन याद आ जाना चाहिए, नन जब एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो इसका मतलब होता है 0/मैनी। मैनी यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो उस केस में क्या आएगा, प्लूरल आना चाहिए प्रोनाउन। तो यहां पर तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन तो नहीं आ सकता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम। अब क्वेश्चन यहां पर एक गलती कर देते हैं वो चालाकी से, कि नन ऑफ देम को इज देयर ऐसे लिख देता हूं मैं, नन ऑफ देम इज देयर, यहां पर नन ऑफ देम आर देयर लगा देंगे। क्या चीज, आर देयर। और आपको पता है कि देम तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्टिव केसेस पर डिपेंड नहीं करती है, वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देम को देख के वो वर्ब लगा देंगे यार, और हमें बहुत स्वीट लगेगा, हम इसको सही कर देंगे। और मैंने बताया यहाँ पर देम और सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नन है, नन मतलब 0/मैनी, 0 को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, नन ऑफ देम इज देयर, नन मतलब 0/मैनी। ऑल राइट।